आज हम फ्लोरिडा राज्य में घटित एक घटना पर नजर डालते हैं। 28 वर्षीय लॉरा पीचर को 16 अक्टूबर 2018 को सेब्रिंग में एक बार में आखिरी बार देखा गया था, जहां वो डिनर करने के लिए गई थी। 3 दिन बाद टैंपा रेस्तरां के एक कर्मचारी ने 911 पर कॉल किया जब उसने डंपस्टर के पास कुछ अजीब पाया। इस मामले को हल करने के लिए जांचकर्ताओं ने सर्विलांस फुटेज का उपयोग किया। लॉरा पीचर एक बहुत आकर्षक और हमेशा खुश रहने वाली महिला थी और वो बहुत सामाजिक थी। यहां उनके पिता आर्ट पीचर का बयान है जब उन्होंने अपनी बेटी को याद किया। लॉरा पीचर का जन्म 1989 में एक ठंडी मिशिगन की सुबह हुआ था। उनके एक बड़े भाई और एक बहन, एक बहन-इन-लॉ और 2 भतीजे थे, जिनमें से एक से वो कभी नहीं मिल पाई। उनका जन्म बाएं हाथ में एक छोटा सा हाथ था जिसमें अंगूठा और 2 अंगुलियां थी। जीवन भर उन्हें अपनी शारीरिक अंतर के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो गुडविल में एक जॉब कोच के रूप में काम करती थी और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के साथ काम करती थी। भले ही वो शारीरिक रूप से विकलांग थी, ये कभी उन्हें रोक नहीं पाया। ये उनके अनूठे व्यक्तित्व का हिस्सा था। लॉरा ने मिशिगन में अपना बचपन बिताया। 26 वर्ष की आयु में वो फ्लोरिडा के सेब्रिंग में आ गई क्योंकि उनकी दादी बुजुर्ग हो चुकी थी और अपनी देखभाल नहीं कर पा रही थी। लॉरा का बड़ा दिल था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी दादी के पास रहने के लिए फ्लोरिडा आ गई। ये सब एक 911 कॉल के साथ शुरू हुआ। 19 अक्टूबर 2018 की सुबह रेस्तरां के कर्मचारियों ने महिला का शव प्लास्टिक बैग में ढका हुआ और एक लकड़ी के बोर्ड के नीचे डंपस्टर के पास पाया। एक महिला ने 911 पर कॉल किया और डंपस्टर के पास एक गंध के बारे में बताया। शुरू में उसने सोचा कि ये एक मृत जानवर का गंध है, लेकिन जब वो पास गई तो उसने जो पाया वह एक मृत महिला का शव था। जांचकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़िता को उल्टे मुंह के बल पाया गया था। वो आंशिक रूप से नग्न थी और उसके ऊपर प्लास्टिक बैग रखा हुआ था। फिर उसके शव को एक बिस्तर के सिर के बोर्ड से ढका हुआ था। वो एक ड्रेस पहने हुए थी, लेकिन ड्रेस उसके सीने से नीचे खिंची हुई थी। अपराधी ने उसके हाथों को पर्स के पट्टे से बांध दिया था। डंपस्टर के अंदर एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग में उसके व्यक्तिगत सामान मिले, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मेल था। साथ ही एक बटुआ था जिसमें अंततः एक आईडी कार्ड था। पीड़िता की पहचान लॉरा पैचर के रूप में हुई। जांचकर्ताओं ने यह निर्धारित किया कि वो असल में टैंपा से नहीं है और वो फ्लोरिडा के सेब्रिंग शहर में रहती है, जो वहां से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। आगे की जांच में यह पता चला कि लॉरा के पास एक सिल्वर टोयोटा टंड्रा पिकअप ट्रक था। वो उस ट्रक में टैंपा आई हो सकती है, लेकिन उनका पिकअप ट्रक उस पार्किंग लॉट में नहीं था जहां लॉरा की लाश पाई गई थी। ट्रक को कानून प्रवर्तन डेटाबेस में डाला गया और इसे चोरी की गाड़ी के रूप में रजिस्टर किया गया, ताकि अगर कानून प्रवर्तन अधिकारियों को कहीं भी ये दिखाई दे तो वे इसे पहचान सके। इस बीच जांचकर्ताओं ने रेस्तरां के प्रबंधक से पूछताछ की। प्रतिष्ठान के मालिकों ने पार्किंग लॉट को 2 दिन पहले बुधवार को साफ किया था। शव शुक्रवार की सुबह पाया गया था, जिसका मतलब था कि शव बुधवार और शुक्रवार के बीच कहीं रखा गया था। चिकित्सा परीक्षक ने लॉरा के शव का पोस्टमार्टम किया और पाया कि उसकी गर्दन पर स्पष्ट निशान थे, जो ये संकेत देते थे कि उसे किसी प्रकार की पतली रस्सी जैसे वस्तु से गला घोंटकर मारा गया था। लॉरा के शरीर पर अन्य निशान भी थे, जिन्होंने ये निर्धारित करने में मदद की कि उसकी मृत्यु कब हुई। त्वचा का रंग बदला हुआ था और यह स्पष्ट था कि शव को जमीन पर काफी समय से रखा गया था। चिकित्सा परीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि लॉरा की मृत्यु बुधवार को हुई थी, जो शव मिलने से 2 दिन पहले था। उसी समय मिचिगन में 1200 मील दूर पुलिस ने लॉरा के परिवार को खबर दी। ये खबर उनके माता पिता के लिए एक झटका था। लॉरा के माता पिता मिचिगन से 20 घंटे का सफर तय करके सेब्रिंग आए, ताकि जांचकर्ताओं को लॉरा के ट्रेलर तक पहुंच मिल सके। जांचकर्ताओं ने यह देखा कि क्या ट्रेलर एक अपराध स्थल था। वे घर के अंदर गए और सब कुछ देखा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं पाया। सब कुछ अपनी जगह पर था और कोई संघर्ष का संकेत नहीं था, जिससे ये संकेत मिलता है कि लॉरा पर कहीं और हमला हुआ हो सकता है। लॉरा की पिकअप ट्रक भी वहां नहीं थी। जांचकर्ताओं को यह समझने की जरूरत थी कि इस मामले को हल करने के लिए उन्हें लॉरा के जीवन के आखिरी घंटों की समय रेखा को फिर से बनाना होगा। वे ये पता लगाना चाहते थे कि लॉरा सेब्रिंग से टैंपा क्यों आई, उसने किससे मुलाकात की और उसकी पिकअप ट्रक कहां गई। जांचकर्ताओं ने लॉरा के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स की जांच की, जो बुधवार को सुबह 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच के थे। जब उसने अपने सेल फोन का जवाब देना बंद कर दिया तो यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत था कि कुछ गलत हो गया था।
रिकॉर्ड से पता चलता है कि बुधवार सुबह लॉरा ने एक आदमी से 2 फोन कॉल की थी, जिसका नाम विदल कॉर्टेस था। लॉरा के दोस्तों ने खुलासा किया कि वो लॉरा का बॉयफ्रेंड था, इसलिए विदल कॉर्टेस नामक आदमी पहले संभावित संदिग्ध के रूप में सामने आया। जांचकर्ताओं को उससे बात करनी थी ताकि वे जान सकें कि उसने आखिरी बार लॉरा को कब देखा था और क्या उनके रिश्ते में कोई समस्या थी। लेकिन उससे पहले कि वे कॉर्टेस को ढूंढ पाते और उससे बात कर पाते, पुलिस को सूचना मिली कि लॉरा की पिकअप ट्रक को टैंपा के एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर देखा गया था। जांचकर्ताओं ने उस स्टोर की ओर रुख किया जो लॉरा के शव मिलने के स्थान से 3 मील दूर था। जब वे वहां पहुंचे तो लॉरा की पिकअप ट्रक जा चुकी थी, लेकिन स्टोर के बाहर और अंदर सुरक्षा कैमरे थे और जांचकर्ताओं को उम्मीद थी कि वे इन कैमरों के फुटेज से कुछ सवालों के जवाब पा सकते हैं। फुटेज देखने के बाद उन्होंने देखा कि एक पिकअप ट्रक स्टोर के बाहर आकर पार्क हुआ था। वे फुटेज को जूम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फुटेज की गुणवत्ता बहुत खराब थी और यह पता लगाना असंभव था कि कौन गाड़ी चला रहा था। जब पिकअप ट्रक पार्क हो गया तो एक आदमी पैसेंजर सीट से बाहर निकला। इसका मतलब था कि पिकअप ट्रक में कम से कम 2 लोग थे, एक चालक और एक यात्री। जो आदमी बाहर निकला उसने जाहिर तौर पर जान लिया था कि उसे कैमरों द्वारा फिल्माया जा रहा है, इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और एक बेसबॉल कैप पहना था। वो स्टोर में गया, लेकिन जैसा कि पहले कहा गया था, फुटेज की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि जांचकर्ताओं को उसका चेहरा देखना संभव नहीं था। वो बियर चुराना चाहता था, लेकिन स्टोर कर्मचारियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। स्टोर से बाहर निकलने के बाद वो आदमी पिकअप ट्रक में वापस लौट आया और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। चालक ने पिकअप ट्रक से बाहर नहीं निकला और कैमरों में से किसी में भी उसकी तस्वीर नहीं आई। 1 घंटे बाद पेट्रोल ऑफिसरों ने लॉरा की पिकअप ट्रक को सड़क पर खड़ा पाया, जो एक मामूली दुर्घटना का हिस्सा लग रहा था। पैसेंजर सीट पर वही आदमी बैठा था जिसे जांचकर्ताओं ने सुरक्षा कैमरे के फुटेज में देखा था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने अपना नाम कैल्विन गैरी बताया। वो प्रोबेशन पर था और उसके टखने पर एक ट्रैकिंग मॉनिटर लगा हुआ था। गाड़ी के ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, केवल एक जोड़ी जूते छोड़ दिए गए थे और यह स्पष्ट था कि पिकअप ट्रक का चालक फरार हो गया था। लॉरा की पिकअप ट्रक को फोरेंसिक जांच के लिए सौंप दिया गया ताकि उसमें किसी भी सबूत की तलाश की जा सके। इसी दौरान जांचकर्ताओं ने कैल्विन गैरी से पूछताछ शुरू की। उसने कहा कि उसने ट्रक एक आदमी से लिया था जिसका नाम हॉट था। हॉट हाल ही में मोहल्ले में आया था और वे कन्वीनियंस स्टोर से बियर चुराने जा रहे थे। जांचकर्ताओं ने कैल्विन गैरी से पूछा कि हॉट के पास पिकअप ट्रक कैसे आया, तो उसने जवाब दिया कि उसे इसका कोई पता नहीं था। उसने कहा कि वो लॉरा के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने दावा किया कि उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने जासूसों को बताया कि गर्म एक अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष था जो कद में अपेक्षाकृत छोटा था। केल्विन गार ने भी जासूसों को बताया कि वे कहाँ गर्म पा सकते थे। वे निर्दिष्ट पते पर गए। जब उन्होंने उन्हें देखा कि वो आदमी जो लंबा नहीं था, झाड़ियों की एक मोटी में छिपा हुआ था, उसे उम्मीद थी कि जासूसों ने उसे नहीं देखा था, लेकिन वो गलत था। जब आदमी झाड़ियों से बाहर निकला तो उन्होंने उसे उनकी ओर आने के लिए कहा। जब वो शर्ट और पैंट पहने हुए था लेकिन जूते नहीं थे, जासूसों ने उसे अपनी पहचान बताने के लिए कहा, लेकिन वो असहयोगी था और अपना नाम नहीं देता था। जासूसों ने फिर उसे उस कार में जाने के लिए कहा जो उनके पास विशेष उपकरण थे जो त्वरित फिंगरप्रिंट पहचान के लिए अनुमति देते थे। जब जासूसों ने आदमी के फिंगरप्रिंट को स्कैन किया, एक मिलान डेटाबेस में पाया गया था। उसका असली नाम गैरी डैनियल था। उसका एक व्यापक आपराधिक रिकॉर्ड था। वो पहले से ही 3 बार जेल में था। एक और उल्लेखनीय तथ्य यह था कि गैरी डैनियल सेब्रिंग के दिमाग से थे कि लॉरा भी सेब्रिंग में रहती थी। डैनियल जूता रहित था और जासूसों ने माना कि वो लॉरा के पिकअप ट्रक को चला रहा था। याद करते हैं कि जब पुलिस को पिकअप ट्रक मिला तो उन्हें अंदर जूते मिले। इस तरह इन सभी परिस्थितियों ने गैरी डैनियल को लॉरा पैचर मामले में एक संदिग्ध बना दिया। हालांकि उस समय पुलिस के पास उस पर कुछ भी आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे और जासूसों को उसे जाने देना पड़ा। उन्होंने अपना ध्यान केल्विन गैरी की ओर लगाया, जिसने गैरी डैनियल के साथ लॉरा के पिकअप ट्रक का इस्तेमाल किया। क्योंकि केल्विन गैरी के पास एक मॉनिटर कानून प्रवर्तन था, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम था। उन्होंने पाया कि केल्विन गार कभी भी उस डंपस्टर में नहीं गया था जहां लॉरा का शव पाया गया था, और वो कभी भी सेब्रिंग में नहीं गया था जहां वो रहती थी। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने गैरी केल्विन को संदिग्ध के रूप में हटा दिया। जब जासूसों ने विडाल कॉर्टेज लॉरा के प्रेमी को पाया और उसका साक्षात्कार लिया तो उन्होंने उसे एक संदिग्ध के रूप में खारिज कर दिया, क्योंकि उसके पास एक विश्वसनीय अलीबी था। लेकिन उसने जासूसों को बताया
कि मंगलवार 16 अक्टूबर की शाम को लॉरा ने सेब्रिंग में एक बार का दौरा किया था, क्योंकि लॉरा अपनी मृत्यु से एक रात पहले बार में थी। इस जानकारी में जासूसों की दिलचस्पी थी और वे स्थापना के कर्मचारियों से बात करने के लिए बार में गए थे। प्रबंधक ने जासूसों को सूचित किया कि लॉरा बार में खाने के लिए एक काटने को पकड़ने के लिए बार में अक्सर जाती थी, क्योंकि वह पिछली बार पास में रहती थी। जब वो वहां थी मंगलवार 16 अक्टूबर की शाम को, वह दोस्ताना थी और एसएम हमेशा की तरह मुस्कुराती थी और उसके व्यवहार में सामान्य से बाहर कुछ भी नहीं था। जासूसों ने ये पता लगाने में सक्षम थे कि बार में जो कुछ भी हुआ वो रिकॉर्ड करने वाले प्रतिष्ठान के अंदर निगरानी कैमरे थे। उन्होंने वीडियो देखा जिसने बार की पुष्टि की। बार मैनेजर ने कहा कि उसने शरीर में एक ही पोशाक पहनी हुई थी जब वो शराब पीने के लिए बैठी थी। आगे की जांच के दौरान जासूसों को पता चला कि लॉरा ने बार छोड़ने के लगभग 4 घंटे बाद गवाह ने उसे एक आदमी के साथ देखा, जिसे उसने 2:09 के आसपास छोटा बताया। गवाह ने उसे शहर के दूसरी ओर एक सुविधा स्टोर के बाहर एक गैस स्टेशन पर देखा। लॉरा अपने पिकअप ट्रक में बैठी थी और उस समय ठीक थी। वो सामान्य लग रही थी और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वो मुसीबत में थी या उसे मदद की जरूरत थी। गवाह ने यह भी गवाही दी कि लॉरा शॉर्टी के साथ चली गई। जांचकर्ता गैस स्टेशन गए क्योंकि ये अंतिम ज्ञात स्थान था। लॉरा को जीवित देखा गया था। उन्होंने निगरानी फुटेज को देखना शुरू किया और 2:54 पर एक परिचित चेहरा देखा। गैरी डैनियल सिगरेट खरीदने के लिए अंदर गया। उसने दूसरे ग्राहक से बात की, इससे पहले कि दूसरे कैमरे से फुटेज छोड़ दिया जिसमें लॉरा के पिकअप ट्रक को राजमार्ग पर खींचने से पहले पार्किंग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया। फुटेज ने यह कहना असंभव बना दिया कि क्या लॉरा उस समय पिकअप के अंदर थी, कि क्या वो ठीक थी और क्या गैरी डैनियल उसके साथ थी। लेकिन ये सब एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताई गई कहानी का समर्थन करता है, जिसने कहा कि उसने निश्चित रूप से डैनियल गैरी और लॉरा पीचर को सेब्रिंग के पास एक गैस स्टेशन पर एक साथ देखा था। बुधवार की सुबह जांचकर्ताओं ने डंपस्टर में पाई गई वस्तुओं का विश्लेषण किया जो गैरी डैनियल को लॉरा की हत्या से जोड़ सकते हैं। एक एटीएम रसीद आंशिक रूप से फटी हुई थी, लेकिन इसमें ऐसी जानकारी थी जो कानून प्रवर्तन को ये इंगित करने की अनुमति देती थी कि ये रसीद पर जानकारी के अनुसार लेकलैंड में एक गैस स्टेशन पर एक विशेष एटीएम था। लेन देन 3:03 PM पर किया गया था। बुधवार को लॉरा को सेब्रिंग में आखिरी बार देखे जाने के 12 घंटे बाद जासूस गैस स्टेशन गए जहां वे जिस एटीएम में रुचि रखते थे वो स्थित था। उन्हें उम्मीद थी कि निगरानी फुटेज उन्हें मामले को हल करने के करीब लाएगी। फुटेज के माध्यम से उन्होंने लॉरा के पिकअप ट्रक को देखा, लेकिन यह देखना असंभव था कि कौन अंदर बैठा था। सौभाग्य से पिकअप पार्क होने के बाद कई कैमरे थे। जासूस ने गैरी डैनियल को बाहर निकलते देखा और दुकान की ओर जाते हुए देखा। उसने एटीएम से पैसे निकाल लिए, एक सोडा खरीदा और फिर दुकान छोड़ दी। लॉरा पिकअप ट्रक से बाहर नहीं निकली और उसे नहीं देखा गया, इसलिए जासूसों ने मान लिया कि इस समय तक वो मर चुकी थी। गैरी डैनियल पिकअप ट्रक में वापस आ गया और उस दिशा में चला गया जहां लॉरा का शव पाया गया था। गैरी डैनियल को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। उस समय पुलिस के पास केवल सबूत थे कि डैनियल ने लॉरा के पिकअप ट्रक का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्होंने उससे पिकअप ट्रक के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। डैनियल ने कहा कि उसने अंदर चाबियों के साथ एक खुला ट्रक देखा और उसके अनुसार इसका उपयोग करने का फैसला किया। केवल एक चीज जो उसने की, उसे पता नहीं था कि पिकअप किसका है। उसने कहा कि पिकअप ट्रक का इंटीरियर ठीक था। उसने कुछ भी अजीब नहीं देखा। जासूसों ने उसे लॉरा की एक तस्वीर दिखाई और उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि तस्वीर में कौन था। डैनियल ने जवाब दिया कि वो महिला को नहीं जानता था। जासूसों ने उससे पूछा कि क्या वो कभी लॉरा से सेब्रिंग में मिला था। उसने कहा कि नहीं, तो उन्होंने उसे सूचित किया कि उनके पास सेब्रिंग के एक गैस स्टेशन पर बनाई गई रिकॉर्डिंग है। टेप पर वह है और टेप पर लॉरा का पिकअप ट्रक है। डैनियल को एहसास हुआ कि पुलिस को उस पर लॉरा की हत्या का संदेह था और इसलिए उसने आगे किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। उस समय जासूसों के पास कोई भौतिक सबूत नहीं था जो एक जूरी के सामने ये साबित कर सके कि गैरी डैनियल ने लॉरा पीचर को मार डाला। एक निश्चित समय सीमा है जिसके भीतर एक व्यक्ति को मुकदमे का सामना करना पड़ता है कि संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद घड़ी की गिनती शुरू हो जाती है। क्योंकि जासूस अभी भी इंतजार कर रहे थे फोरेंसिक परिणामों के लिए, उन्होंने गैरी डैनियल को जाने देने का फैसला किया। निश्चित रूप से एक बड़ा जोखिम था क्योंकि डैनियल भाग सकता था, लेकिन जासूसों ने फैसला किया कि इस मामले में जोखिम उचित था। फोरेंसिक विश्लेषण ने कई सवालों के जवाब दिए। विशेषज्ञों को लॉरा के पिकअप ट्रक की पिछली सीट पर खून की बूंदें मिली, जिसके आधार पर लॉरा का शरीर शायद उसकी मृत्यु के बाद किसी समय पिकअप ट्रक की पिछली सीट पर था। या इसका मतलब यह हो सकता है
कि अपराध सीधे पिकअप ट्रक में हुआ था, जांचकर्ताओं ने लॉरा के शरीर के पास पाई गई वस्तुओं पर एक फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त की है। उसके हाथों को बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए पट्टा पर डीएनए पाया गया था और ये गैरी डेनियल के डीएनए से मेल खाता था। उसका डीएनए भी लॉरा के नाखूनों के नीचे पाया गया था। डीएनए परिणाम और निगरानी वीडियो आरोप लगाने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए गैरी डेनियल को गिरफ्तार कर लिया गया। डेनियल ने अपनी गिरफ्तारी के समय कुछ भी नहीं कहा। उसने चुप रहने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। उस पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और सबूतों के आधार पर कारजैकिंग करने का आरोप लगाया गया था। जांचकर्ताओं ने लॉरा के जीवन के अंतिम घंटों की एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश की। उन्हें पता था कि लॉरा सेब्रिंग में एक बार में थी, वो अकेली थी और लगभग 11 p.m. पर बार छोड़ दिया। आगे की जांच के दौरान जासूसों को पता चला कि लॉरा ने बार छोड़ने के लगभग 4 घंटे बाद गवाह ने उसे एक आदमी के साथ देखा जिसे उसने 2:45 के आसपास छोटा बताया। गवाह ने उसे शहर के दूसरी ओर एक सुविधा स्टोर के बाहर एक गैस स्टेशन पर देखा। लॉरा अपने पिकअप ट्रक में बैठी थी और उस समय ठीक थी। वह सामान्य लग रही थी और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह मुसीबत में थी या उसे मदद की जरूरत थी। गवाह ने यह भी गवाही दी कि लॉरा शॉर्टी के साथ चली गई। जांचकर्ता गैस स्टेशन गए क्योंकि यह अंतिम ज्ञात स्थान था। लॉरा को जीवित देखा गया था। उन्होंने निगरानी फुटेज को देखना शुरू किया और 2:54 पर एक परिचित चेहरा देखा। गैरी डेनियल सिगरेट खरीदने के लिए अंदर गया। उसने दूसरे ग्राहक से बात की इससे पहले कि दूसरे कैमरे से फुटेज छोड़ दिया, जिसमें लॉरा के पिकअप ट्रक को राजमार्ग पर खींचने से पहले पार्किंग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया। फुटेज ने यह कहना असंभव बना दिया कि क्या लॉरा उस समय पिकअप के अंदर थी, कि क्या वह ठीक थी और क्या गैरी डेनियल उसके साथ थी। लेकिन यह सब एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताई गई कहानी का समर्थन करता है, जिसने कहा कि उसने निश्चित रूप से डेनियल गैरी और लॉरा पीचर को सेब्रिंग के पास एक गैस स्टेशन पर एक साथ देखा था। फिर वह शहर के केंद्र में गई जहां वह दोस्तों के साथ मिली। उसी रात वह गैरी डेनियल से मिली जो वे पहले कभी नहीं मिले थे और उनके बीच कोई संबंध नहीं था। जांचकर्ताओं का मानना है कि लॉरा गैरी डेनियल को संभवतः नकदी के बदले में एक सवारी देने के लिए सहमत हो गई, क्योंकि डेनियल ने जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्हें नहीं पता कि वह और लॉरा किन परिस्थितियों में मिले थे, लेकिन उन्हें पता था कि लॉरा पीचर और गैरी डेनियल एक गैस स्टेशन पर पहुंचे जहां एक प्रत्यक्षदर्शी ने उसे जीवित और एक पिकअप ट्रक में बिना किसी नुकसान के देखा। जाहिरा तौर पर गैस स्टेशन से निकलने के बाद कुछ हुआ। लॉरा को उसके अपने पिकअप ट्रक में गला घोंटकर मार दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु के समय पिकअप ट्रक था। यह अज्ञात है। लॉरा के पिकअप ट्रक को सेब्रिंग निगरानी कैमरे में आखिरी बार देखे जाने के 12 घंटे बाद इसे टाम्पा के बाहर एक गैस स्टेशन 25 mi पर कैद कर लिया गया, जहां डेनियल एक ATM से पैसे निकाल रही थी। डेनियल फिर टाम्पा चला गया। उसने लॉरा के शरीर को एक रेस्तरां पार्किंग में एक डंपस्टर के बगल में छिपा दिया और यह 2 दिन बाद पाया गया कि लॉरा की मृत्यु के लगभग 3 साल बाद मुकदमा चलने से पहले देरी विश्व स्थिति के कारण हुई थी। लॉरा पीचर के पिता ने अदालत में अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का सामना करने के लिए एक लंबा समय इंतजार किया। पिता ने डेनियल की निंदा नहीं की, बल्कि उसके बारे में बात करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। मुफ्त खोई हुई औरत। उसके पिता ने एक युवा लड़के के बारे में एक कहानी सुनाई जिसने उसकी छोटी बाह की ओर इशारा किया और दूसरे लड़के ने उसे बताया कि उसे अस्थमा है। उसकी प्रतिक्रिया, क्या आप नहीं जानते कि हर किसी के साथ कुछ गड़बड़ है? जो उसके पिता अदालत में लाए थे, कुछ आइटम जो उनकी बेटी से संबंधित थे। उसकी पत्रिका उन शब्दों के साथ उभरी हुई थी जिस जीवन की आपने कल्पना की है, कि उसने उसमें नोट्स लिखे थे कि वो खाना पकाने से कैसे नफरत करती थी क्योंकि वो अकेली रहती थी और वहां कोई नहीं था व्यंजन बनाने के लिए। उसने लिखा था कि वो कूड़े से कैसे नफरत करती थी। उसने अपने 4 टैटू के बारे में लिखा था। सबसे सार्थक एक साली के सम्मान में एक ब्लैकबर्ड था जिसकी मृत्यु हो गई और 24 अगस्त 2021 को द बीटल्स गीत से प्रेरित था। गैरी डेनियल ने 50 वर्षीय राज्य अभियोजकों के साथ एक समझौते में
दूसरी डिग्री की हत्या का दोषी ठहराया डैनियल ने 30 साल की जेल की सजा के बदले में दूसरी डिग्री की हत्या का दोषी ठहराया। उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ और एक मोटर वाहन की बड़ी चोरी के आरोप को भी स्वीकार किया, जिसमें छोटी भूरे रंग की दाढ़ी वाला गंजा हथकड़ी और नारंगी पहना हुआ था। अदालत की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान डैनियल एक जूरी बॉक्स में चुपचाप खड़ा रहा और उसने लॉरा पीचर के परिवार से कुछ नहीं कहा। दोषी याचिका ने मामले को विरामित कर दिया, लेकिन इसने उनके बीच सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए कि लॉरा की हत्या क्यों की गई और वो कैसे मिली। डैनियल ने टिप्पणियों में अपनी राय साझा की और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।